चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1.5। एग्जाम्पल 1.5 में बोल रहा है अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, another charge metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter। अब पहले जो बोला जा रहा है अपन उसको कर लेते हैं। पहले ये बता रहा है कि कोई एक स्फीयर है A, ये स्फीयर है A और इसके नजदीक एक स्फीयर लाया गया है B और इन दोनों को लाया गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और फिर जो है इनका फोर्स मेजर किया गया। अब यहाँ पे हमें A और B का चार्जेस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे चार्जेस ले लेते से Q1, इसके पास जो चार्ज है मान लेते Q1 और इसके पास मान लेते हैं Q2। अब आगे बोल रहा है द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। रिपल्शन हो रहा है मतलब दोनों में सेम चार्ज है, ठीक है। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड स्फीयर सी एंड डी। अब हमने क्या किया, ए को टच किया, ए स्फीयर को टच किया किसी दूसरे सी से स्फीयर से और बी को हमने टच किया किसी दूसरे अनचार्ज्ड स्फीयर डी से। ये अनचार्ज्ड है, डी अनचार्ज्ड है और सी भी अनचार्ज्ड है, जबकि ए के पास कितना चार्ज है क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने मान लिया Q1 और इसके पास है Q2। अब अपन ने क्या किया, इसको टच करके सेपरेट कर दिया, इन दोनों को टच्ड एंड सेपरेटेड, इसको अपन ने टच करके सेपरेट कर दिया। तो A और C के ऊपर A और C के ऊपर ये चार्ज आधा आधा पड़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया कि दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल है, तो ये इनमें जो है चार्ज बट जाएगा आधा आधा। मतलब A के पास आ जाएगा Q1 का आधा और C के पास आ जाएगा Q1 का आधा। वहीं जो अपने B और D स्फीयर्स हैं, B और D स्फीयर्स जो है, B एंड D स्फीयर्स, ये भी जो है चार्ज Q2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बराबर, क्योंकि ये भी आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके पास आ जाएगा Q2 का आधा और इसके पास भी Q2 का आधा। अब ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं C and D are then removed। C and D को हमने अलग हटा दिया, C and D are removed। इनको अपन ने सिस्टम से अलग कर दिया, सिस्टम से ही अलग हटा दिया, बाहर भगा दिया C और D को। अब बचे A और B। अब A के पास कितना चार्ज है Q1/2 और C के पास भी चार्ज है Q2/2, दोनों के पास चार्ज आधा आधा हो गया। अब ये बोल रहा है C and D are removed and B is brought closer to A। उसी तरीके से लाना है जैसे यहां पे लाए थे। अब हम लोग A के नजदीक दोबारा से B को लेकर के आएंगे, A के नजदीक B को लेकर के आएंगे, मगर इस बार हमें कितनी दूरी पे लाना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसको 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लेके आएंगे। पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, अब ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ओके, अब चार्जेस कितने, अब चार्जेस इनके आधे हो गए। इसके पास चार्ज है Q1/2 और इसके पास है Q2/2, ठीक है। अब वो बोल रहा है फोर्स में कितना चेंज आएगा। तो इस केस में जो फोर्स है
वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 10/100 का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर था ना, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वैसे ही जब यहां पे जो फोर्स आएगा न्यू वाला, या इसको F डैश लिख लेता हूं, दिस F डैश विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/2 Q2/2 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर है, 5/10 का और 5/100 का स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये 10/100, ये कटेगा इससे। अब ये 10 का स्क्वायर होता है 100, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो ये इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 100 टाइम्स Q1 Q2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब वहां पे देखते क्या हो रहा है, ये जाएगा 20 है ना, 5 20 जाएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/4 और 5/20, ये कितने से जाएगा 5 20 से जाएगा, 20 से जाएगा तो 20 का स्क्वायर होता है 400, करेक्ट। और जब ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा तो अपने को मिल जाएगा, ये 4 जाएगा कितने से 100 से। इसका मतलब ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 100 ऊपर जाएगा, 100 टाइम्स Q1 Q2, तो ये तो पहले के जितना ही आ गया, कोई चेंजेस ही नहीं आया, विच इज इक्विवेलेंट टू F, मतलब F डैश इज इक्विवेलेंट टू F। ये दोनों फोर्सेस बराबर है, ठीक है। अब जरा सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हुआ यार? तुम ना चार्जेस को भी आधा कर रहे हो और डिस्टेंस को भी आधा कर रहे हो। जब चार्ज को आधा कर दोगे, जब चार्ज को आधा कर दोगे और डिस्टेंस को भी आधा कर दोगे, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस के स्क्वायर है ना, तो उसका इफेक्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो सोचा, जो यहाँ पे अपन ने सीखा है वो ये, पहली चीज, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अनचार्ज है और एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और दोनों सेम साइज के, तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो चार्ज को बराबर बांट लेते हैं, तब तक के रीडिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जब हम चार्ज भी आधा कर दोगे और डिस्टेंस भी आधा कर दोगे, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स जस का तस रहता है। इसी से थोड़ा सा एनालिसिस और बाहर निकाल दे, यदि आप चार्ज को 3 टाइम्स कर दो, दोनों चार्जेस को 3 टाइम्स कर दो, 3 गुना बढ़ा दो, और डिस्टेंस को भी 3 गुना बढ़ा दो, तो भी आपका फोर्स जस का तस सेम रहेगा। ओके, तो चलिए इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल 1.6 है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L। यहाँ पे बता रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड L है, ये साइड L, ये भी L और ये भी L, और इसके तीनों वर्टिसेस के ऊपर A, B और C, तीनों वर्टिसेस के ऊपर जो है वो चार्ज रखा है Q का, स्मॉल Q का। और आगे बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन, मतलब इन तीनों चार्जेस का साइन और इसका साइन जो है सेम है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब सेंट्रॉइड, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के ऊपर एक कैपिटल Q का चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर इन तीनों के कारण कितना फोर्स होगा हमें यह बताना है। ठीक है, अब मैं ये तो अपन जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हाईली सिमेट्रिक ट्राइंगल होता है
और सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। मतलब ये एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, ये इसके मिड पॉइंट को टच करेगा, ये भी एक मीडियन है जो इसके मिड पॉइंट को टच करेगा, और ये तीनों मीडियंस जहां पे भी टच हो रहे हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। खैर, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से सिमेट्रिक ट्राइंगल आपको कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे OA का जो डिस्टेंस है वो OB के बराबर और वही OC के बराबर होगा। मतलब जो डिस्टेंस OA है वही OB के बराबर है और वही OC के बराबर है। इसको हम लोग से R मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को अपन लोग R मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं OA का कॉम्बिनेशन देखूं तो यहाँ चार्ज है स्मॉल q, यहाँ चार्ज है कैपिटल Q, और ये दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, मतलब रेपल करेंगे। तो रेपल करेंगे तो O के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये मैं पेन के साइज का फोर्स बना लेता हूँ ताकि सेम साइज का अपने को मिले। ये फोर्स है O के ऊपर A के कारण, करेक्ट। अब फोर्स जब अपन लोग B के कारण देखें तो B में भी चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q है और इनके बीच की भी दूरी ये भी R ही है, ये भी डिस्टेंस R है, ये भी डिस्टेंस R है, इतना O से A तक का, और O से C तक का भी डिस्टेंस R है। तो ये इसको रेपल करेगा, तो ये रेपल करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये फोर्स मिला O के ऊपर B के कारण। अब ये तीसरा फोर्स मैं यहां पे बनाता हूं, C के ऊपर स्मॉल q कैपिटल Q, सेम कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस भी उतनी, तो ये हमारा तीसरा फोर्स मिला ऐसा। ये हम लोग बोलेंगे फोर्स O के ऊपर C के कारण। मैग्नीट्यूड वाइज तीनों बराबर है, फोर्स O के ऊपर जो A के कारण है उतना ही फोर्स O के ऊपर B के कारण है, और उतना ही फोर्स O के ऊपर C के कारण है, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कितना होगा? इन तीनों का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R का स्क्वायर। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं से F, इसको F मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, तीन फोर्सेस लिए, एक फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये, तीनों फोर्सेस। अब इन तीनों फोर्सेस को हम लोग को खेलना है। तो अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि यहां पे मैं फिगर बनाऊंगा ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं क्या करता हूं, O के ऊपर एक अपना कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करता हूं। यहां पे एक अपना कार्टेशियन सिस्टम जो होता है ना, ये इस तरीके का कार्टेशियन सिस्टम मैं यहां पे बना देता हूं, क्योंकि ये फिगर नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो है ये एक अलग कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे बना देता हूँ। ये रहा मेरा एक अलग कार्टेशियन सिस्टम मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया, और इस कार्टेशियन सिस्टम जो मैंने यहाँ पे डेवलप किया है उसमें ये जो ग्रीन वाला जो वेक्टर है वो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, रेड वाला सॉरी, फोर्स O के ऊपर A के कारण, मगर मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, तो मैं इसको F मान लेता हूं। इन तीनों को हम लोग F मान चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स O के ऊपर B के कारण जो फोर्स है वो मेरा कुछ इस तरीके का फोर्स है, ये ऐसा जा रहा है। और यदि मैं कार्टेशियन सिस्टम यहां पे बनाऊं ऐसा, तो तुम लोग जानते हो ये पूरा का पूरा 60 डिग्री का एंगल होता है। और यदि मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे एक नया कार्टेशियन सिस्टम बनाऊं तो ये जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैंने अलग कार्टेशियन सिस्टम बनाया, तो ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो इसे भी 30 डिग्री होना ही पड़ेगा। ओके, तो ये जो है 30 डिग्री के ऊपर एक वेक्टर बना है, इसका भी मैग्नीट्यूड f ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड f ही है, और ये 30 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। और जो तीसरा वेक्टर है c के कारण, ये ब्लैक वाला वेक्टर, वो भी सिमिलरली, जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये मेरा तीसरा वेक्टर यहां पे आ जाता है, ये मेरा तीसरा वेक्टर, ये भी f ही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो वेक्टर है मेरा, फोर्स O के ऊपर A के कारण, फोर्स O के ऊपर A के कारण, फोर्स O के ऊपर A के कारण, ये कितना होगा, ये है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब x एक्सिस, ये y एक्सिस। y एक्सिस में नीचे जाने वाला जो वेक्टर होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग होता है j, तो हम लोग इसको लिखेंगे f इंटू j का यूनिट वेक्टर माइनस में। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड तो इतना ही है सब में, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसीलिए मैंने लिया माइनस जे। ओके, माइनस जे, मगर ये वाला जो वेक्टर, ये ऑब्लिक वेक्टर है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक कंपोनेंट ये रहेगा और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, ये एक कंपोनेंट ये मिलेगा जो रहेगा f cos थीटा, cos 30 डिग्री, क्योंकि ये तो 30 डिग्री का एंगल है ना, cos 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ I, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ I। ओके, और ये वाला जो वेक्टर रहेगा, ये वेक्टर रहेगा f sin 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ J, ऊपर है इसीलिए। ये अपनी x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस की तरफ जा रहा है इसीलिए J, ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है इसीलिए I, ये जा रहा है अपना y एक्सिस के अलॉन्ग निगेटिव में, तो इसीलिए माइनस J। अब ये जो तीसरा वेक्टर है ब्लैक वाला, इसके भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, ये पहला कंपोनेंट ये निकलेगा क्योंकि ये एंगल है 30 डिग्री का, तो ये आ जाएगा f cos 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस I, करेक्ट, माइनस I। और ये जाएगा, ये वाला जो दूसरा, ये इसी के ऊपर ओवरलैप्ड होगा, ये वाला वेक्टर इसी के ऊपर ओवरलैप्ड रहेगा, ये रहेगा f sin 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ J। ठीक है, अब मेरे पास जो वेक्टर OA था, मतलब OA वेक्टर रेड वाला, वो ये है, दिस इज f माइनस J, मैग्नीट्यूड इतना इन द डायरेक्शन ऑफ J। ये वाला जो वेक्टर है OB के दो कंपोनेंट्स आ गए, तो मैं OB वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, मैं OB वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू f cos 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस f sin 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ J, ऊपर की तरफ, ये ब्लू वाला। और जो तीसरा वेक्टर है अपना ये ब्लैक वाला OC, FOC विल बी इक्वल टू, इसके भी दो कंपोनेंट्स है, ये आ जाएगा f cos 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस I प्लस f sin 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ J। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इस O के ऊपर जहां पे कैपिटल Q का चार्ज रखा हुआ है, इस O के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो फोर्स यदि मैं निकालूं O के ऊपर,
फोर्स ऑन कैपिटल क्यू केप्ट एट ओ, तो ये निकलेगा F एट O विल बी इक्वल टू फोर्स O के ऊपर A के कारण प्लस फोर्स O के ऊपर B के कारण प्लस फोर्स O के ऊपर C के कारण, इन तीनों का एडिशन। तो जब हम O के ऊपर A के कारण लेंगे तो यह आ जाएगा सबसे ऊपर वाला माइनस F J प्लस F cos 30 I प्लस F sin 30 J प्लस माइनस F cos 30 इंटू I प्लस F sin 30 इंटू J। तो F cos 30 ये गया, इससे बचे ये तीन फोर्सेस, तीनों में F कॉमन है और J भी कॉमन है, तो माइनस F इंटू J प्लस F साइन 30 होता है 1/2 F इंटू 1/2 J प्लस यहाँ पे भी साइन 1/2 होता है साइन 30 F/2 J, तो ये जाएगा माइनस F इंटू J, ये आधा आधा हो जाएगा 1 प्लस F टाइम्स J एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन वैसे इजी है क्योंकि सिमिट्री है जबरदस्त इसके अंदर में, तो सिमिट्री के हिसाब से तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। और वैसे भी हमें समझ में आता है सारे के सारे चार्जेस अगर सेम है तो ये सब एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, मगर इसको वेक्टोरली कैसे प्रूफ करेंगे? किताब के अंदर में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि वो ये मान करके चलते कि हमें पहले से ही आता है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे मुझे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, मैंने वहाँ पे अपना कार्टेशियन सिस्टम लगा दिया, फिर इस कार्टेशियन सिस्टम को मैंने यहाँ से अलग बनाया ताकि क्या वहीं पे नहीं तो बहुत सारी चीज़ें कचरा हो जाती। तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने एफ 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 मैग्नीट्यूड तो ले लिया मगर डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ये तो अलाइंड वेक्टर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको दे दिया माइनस जे क्योंकि नीचे जा रहा है। और ये वाला जो वेक्टर था इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कॉस थीटा कंपोनेंट एक साइन थीटा कंपोनेंट। तो कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है पॉजिटिव तो आई, ये जा रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो जे। और ये वाला जो है इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला एक ये वाला कंपोनेंट जो है वो कॉस, ये माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो इसलिए माइनस है, ये जेड वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है इसलिए जे। अब इन तीनों को सबको ऐड करेंगे अपन लोग, ये तीनों रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स जिनको हमने ऐड किया है, इन तीनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो इन तीनों वेक्टर्स का सम जो है हमें मिलता है 0। इसका मतलब है इन तीनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं इन चार्जेस को यहाँ पे फिक्स कर दूं, यहाँ पे ये फिक्स, यहाँ पे ये फिक्स, यहाँ पे ये फिक्स, और एकदम सेंट्रॉइड के ऊपर उसका चौथा चार्ज रखूं, कोई सा भी चार्ज रखूं, कैसा भी चार्ज रखूं, पॉजिटिव रखूं निगेटिव रखूं, ये यहां से हिलने वाला नहीं है, यहां से कहीं जाने वाला नहीं है। ओके, तो अब आप इसको फटाफट अच्छी हैंड राइटिंग में खूबसूरत पेन्स के साथ में लिखिए, फिर हम जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.7। एग्जाम्पल 1.7 जो है ये भी अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसे देखिए, इसमें लिखा है कंसीडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of equilateral triangle as shown in figure 1.10। ये फिगर मैंने बना के रखा हुआ है, ये वर्टाइस है A, ये वर्टाइस है B, ये वर्टाइस है C। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है, और ये बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। इन सभी चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स है हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए जी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तो बात पक्की है 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा और यहाँ पे 60 डिग्री होगा। अब हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं ए को पकड़ता हूं, फोर्स ऑन ए। अब ए के ऊपर बी फोर्स अप्लाई कर रहा है,
और B और A दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये रिपल्सिव नेचर का होगा। मैं अपने पेन के साइज का बना देता हूँ वेक्टर, ताकि हर जगह पे बराबर साइज के वेक्टर आए। ये मैंने बना दिया A के ऊपर B के कारण। ये थोड़ा सा टाइट ही बना देता हूँ। फोर्स A के ऊपर B के कारण। अब एक और चार्ज है C, मगर C निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगी। तो अगेन मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक ये वाला फोर्स A के ऊपर C के कारण। अब देखिए जी, ये अगर 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल 120 डिग्री का होगा। करेक्ट है। अब ये मैंने A के ऊपर फोर्सेस ले लिए। अब मैं लेता हूं B के ऊपर फोर्सेस। तो B के ऊपर मैं लेता हूं पहले A के कारण। तो B और A दोनों पॉजिटिव है, तो ये रेपल करेगा। और ये मैंने बना दिया B के ऊपर A के कारण, फोर्स B के ऊपर A के कारण। अब मैं बता देता हूं B के ऊपर C के कारण, तो निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगी। तो ये मैंने बना दिया है अट्रैक्शन वाली फोर्स B के ऊपर C के कारण। अगेन ये 60 डिग्री होगा, तो ये 120 डिग्री का एंगल होगा। अब मैं बना देता हूं फोर्स C के ऊपर। C को ये अट्रैक्ट कर रहा है निगेटिव पॉजिटिव, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। साइजेस का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि सभी के सभी चार्जेस Q है और डिस्टेंस भी बराबर है। और ये हमारे पास आएगा दूसरा चार्ज, ये आ गया इसके ऊपर, फोर्स C के ऊपर A के कारण, और ये दूसरा आ जाएगा फोर्स C के ऊपर B के कारण। और इसके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम है। फोर्स A के ऊपर B के कारण, फोर्स B के ऊपर C के कारण, और फोर्स C के ऊपर A के कारण, ये सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है। और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L का स्क्वायर। साइड अपनी L है इसीलिए, ठीक है। तो ये तो होगा बेसिक हिसाब किताब। इसके बाद में अब अपने को इसका रिजल्टेंट लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जो है F मान लेता हूं, ये F है, ठीक है। अब इसका यदि मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और ये मेरा रिजल्टेंट आया ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ले लेते हैं नेट फोर्स ऑन A, ठीक है। और B के ऊपर भी मैं सिमिलरली इसी तरीके से निकाल लेता हूँ। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये मेरे पास रिजल्टेंट आया नेट फोर्स ऑन B। अब इनका अपने को करना पड़ेगा, और इसके लिए जो है मैं फिर एक और पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ। ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और ये मेरे पास रिजल्टेंट आया F C के ऊपर। तो एफ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए ये सारे जितने भी है ना, ये वाला, ये जितने भी वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने उसको एफ ले लिया, इन सभी का मैग्नीट्यूड एफ ही है। एफ ए के ऊपर बी के कारण, बी के ऊपर ए के कारण, एफ बी के ऊपर सी के कारण, सी के ऊपर बी के कारण, फोर्स सी के ऊपर ए के कारण और ए के ऊपर सी के कारण। सबका मैग्नीट्यूड इतना ही है, और ये एफ के ऊपर डायरेक्शन का अंतर है केवल, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्शन निकालना है मुझे,
अगर मैं नेट फोर्स ऑन ए निकालूं तो नेट फोर्स ऑन ए निकालने के लिए मैं ले लेता हूं, अपने पास एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का। रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर्स का निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब कॉस 120 डिग्री का अंडर रूट। ये मैंने निकाला इसका मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो ये देखिए अपने को क्या मिलता है, ये मिलेगा एफ स्क्वायर 2 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ स्क्वायर। कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, तो -1/2, तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, दैट इज एफ स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू एफ। मतलब इसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर ही है। और डायरेक्शन अगर हम निकालें तो डायरेक्शन अगर मैं इसके साथ एंगल निकालूं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, ये से इफ आई सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो ये अपने को मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू एफ साइन 120 डिग्री अपॉन कॉस 120 डिग्री ये एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, ठीक है, वेक्टर्स में। तो वेक्टर्स में एंगल निकालने का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये अपने पास आ जाएगा एफ कॉस साइन 120 डिग्री, ये होता है √3/2। साइन 120 डिग्री निकालेंगे, साइन 120 डिग्री होता है साइन 90 प्लस 30, दैट इज कॉस 30 डिग्री, दैट इज √3/2। तो ये आ जाएगा √3/2 एफ प्लस एफ, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा हमारे पास √3f/2, और ये f माइनस f/2, दिस इज f/2, तो आ जाएगा √3। तो अल्फा की वैल्यू जाएगी tan इनवर्स ऑफ √3, दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री है। इसका मतलब है ये वाला जो फोर्स है वो इसके अलोंग है, करेक्ट। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, तो ये वाला जो फोर्स है एफ ए, ये वाला जो है इसके अलोंग है। तो जो हमारे एफ ए का मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया है, मैग्नीट्यूड मिल गया है, डायरेक्शन के लिए हमें अलोंग BC मिल रहा है। तो नेट फोर्स एफ ए जो मिलेगा वेक्टर डायरेक्शन के साथ में, दिस विल बी इक्वल टू एफ, और ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग BC, अलोंग BC। मतलब एफ का मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये, और अलोंग BC है, मैग्नीट्यूड ये, अलोंग BC। सिमिलरली बी का जो फोर्स है, ये वाला नेट फोर्स, ये इसके अलोंग है, अलोंग AC। इसी तरीके से कैलकुलेट करना, यही 120 डिग्री का एंगल लेना है। फोर्स अलोंग B इज इक्वल टू एफ अलोंग, दैट विल बी अलोंग AC। ये दोनों का केस एक जैसा है, दोनों 120 डिग्री वाले है। ये वाला जो है, ये केस अपने को कैसे निकालना, जरा देखिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर, और ये बिल्कुल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वो निकलेगा, ठीक है। तो फोर्स FC जो है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये लेंगे 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो FC जो आएगा वो आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। जैसे हमने यहाँ 120 डिग्री रखा था, यहाँ पे 60 डिग्री करना है, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ स्क्वायर इंटू 1/2। ये 2 से 2 कटेगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स एफ स्क्वायर, मतलब √3 टाइम्स एफ, ठीक है। और ये आएगा अलोंग, मतलब डाउनवर्ड्स, ये आएगा अपने पास में एंगल आएगा टुवर्ड्स, बिल्कुल नीचे की तरफ ये आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये दोनों
वेक्टर सेम है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अधिक है, √3 टाइम्स ज्यादा है। ओके, और यदि पूरे सिस्टम का हम लोग नेट फोर्स लें, पूरे सिस्टम का, तो देखिए ये वाला वेक्टर इसको खा जाएगा, ये वाला वेक्टर इसको खाएगा और ये वाला वेक्टर इसका, तो नेट फोर्स जो है वो हमेशा अपने को 0 मिलेगा। पूरे सिस्टम का नेट फोर्स अपने को 0 मिलेगा। फोर्स नेट वो आएगा फोर्स ए के ऊपर प्लस फोर्स बी के ऊपर प्लस फोर्स सी के ऊपर, इन तीनों का जो एडिशन है ये अपने को मिलेगा 0। तो देखिए जी, थोड़ा सा वेक्टर्स का इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए ज़रूरी है और थोड़ा ये टिपिकल हो जाते हैं अगर हम लोग के पास में ये क्वेश्चंस अगर वेक्टर बेस्ड होते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना है और कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ ये सब चीज़ों को इन लाइन चलने दीजिए, डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देखिए और प्लीज़ अच्छे से लिख करके देखिए। हर चीज़ हम जितना खूबसूरती के साथ लिखेंगे उतना अच्छे से हमें समझ में आएगा। सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलने वाला है, आपको वीडियो को देखने के साथ लिख करके करना है, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए फिर जल्दी से जल्दी कीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कूलम्स लॉ की कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, चलिए।